ओके वीपल, लेट्स गो। सो आइए बात करते हैं एफटीपी के बारे में। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो होती है, हर 5 साल में इंडिया अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाता है कि हमने इंडिया से एक्सपोर्ट या इंडिया में इंपोर्ट किस तरीके से रेगुलेट करना है। ठीक है, ये जो सेट ऑफ गाइडलाइंस है, ये सेट ऑफ गाइडलाइंस डीजीएफटी बनाते हैं, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, सो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का वेटेज आप अगर सीए में फाइनल में हो तो भी 5 मार्क का है, आप सीए फाइनल में हो तो भी 5 मार्क का है। ठीक है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी लगभग सेम होता है एफटीपी के अंदर में, तो एग्जैक्टली जो मैं पढ़ा रहा हूं इतना ही है, इसमें से ही कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। लेट मी टेल यू, इट इज वेरी हाईली स्कोरिंग इफ यू आर अटेम्प्टिंग दिस इन द एग्जामिनेशन। हाउएवर देयर इज अ चांस कि आपको एग्जाम में ये इसके पॉइंट्स जो है ये रिकलेक्ट ना हो, तो आप दूसरा क्वेश्चन प्रेफर कर सकते हो, ऑप्शन में ही रहता है यूजुअली। ठीक है, चलिए, सो एवरी 5 ईयर इसको फाइनलाइज किया जाता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020 जो था ये वैलिड था, उसको एक्सटेंड करके 2022 तक किया था बिकॉज ऑफ कोविड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट को देखते हैं। इन्होंने एक्सपोर्ट के कुछ स्कीम्स अनाउंस किए थे। जो स्कीम्स अनाउंस किए थे उनमें से कुछ स्कीम्स जो हमारे सिलेबस में भी यहाँ कवर्ड है। पहला है MEIS, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। दूसरा है सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। तीसरा है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। आपको याद होगा जीएसटी के अंदर भी हम AA की बात कर रहे थे। DFI है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। EPCG है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। रोड टैप का स्कीम है जहां पे रिमिशन ऑफ ड्यूटीज की हम बात करके आ चुके हैं ऑलरेडी। EOU, EHTP, STP, BTP के कुछ स्कीम्स है और रिडीम्ड एक्सपोर्ट के कुछ स्कीम्स है। आइए एक एक करके समझते हैं। पहले हम जाएंगे MEIS के अंदर में। ठीक है, एक स्कीम देखेंगे, आपको 2 मिनट दूंगा, आप चाहिए तो देख लो। जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हो पॉज करके प्रॉपर कुछ रीड करना चाहो, क्वेश्चन आंसर देखना चाहो देख सकते हो, एंड देन यू कैन कम बैक। ठीक है, लॉजिकली कुछ भी नहीं है सच एफटीपी के अंदर में, इट इज वेरी इजी, जस्ट अ सिंपल रीड यू कैन से। ठीक है, तो आप चाहो खुद से रीड करना तो आप लेक्चर को बिल्कुल पॉज कर सकते हो, आप खुद से रीड कर लीजिए और सिर्फ एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्या है MEIS का। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो भी होता है, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज जो होती है और उसका जो कॉस्ट एसोसिएटेड होता है, वो ऑब्जेक्टिव है कि उसको हम कंपेंसेट करेंगे। दैट इज द रीजन ये स्कीम को लाया गया है, राइट। इससे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा और इससे लोग ज्यादा एक्सपोर्ट भी करना चाहेंगे। सर रिवॉर्ड क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा, रिवॉर्ड क्या मिलता है उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, रिवॉर्ड रेट्स आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सम पर्टिकुलर अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं ये, code-wise list of products with rewards rates are prescribed. There are 3 types of rewards, namely 2%, 3%, 5%. Applicability of these rates depends upon कि आप कौन से कंट्री से you can say कौन से कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो और कौन से समय पे और कौन से गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, राइट। उसके बाद आपको स्प्लिट करके सर्टिफिकेट दिए जाते हैं आपके गुड्स के हिसाब से, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 5 lakhs each and multiples thereof issued at the time of application. Once a duty credit script has been issued, request for splits can be permitted with some same port of registration appearing on the original script. The above procedure should be applicable only in respect of EDI enabled ports. EDI क्या था, वो इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन, याद है कि हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले। जहां नॉन EDI है वहां पे ये काम नहीं चलेगा, वहां पे ये स्क्रिप्ट्स नहीं चलेंगे। तो बेसिकली देखो यार, होता क्या है, ये लोग क्या बोलता है कि सपोज अब आप कुछ पर्टिकुलर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो से मलेशिया में, यहां से इंडिया से मलेशिया में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस गुड्स के ऊपर तो आपको प्रॉपर कस्टम भरना पड़ेगा, बिल्कुल हाँ। बट अगर इसको इस स्कीम के अंदर में लाया गया है, इस स्कीम के अंदर में उसको नोटिफाई किया गया है, तो आपको उसके ऊपर उतना टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, आपको 2%, 3%, 5% का ही टैक्स भरने की जरूरत है, कस्टम ड्यूटी भरने की जरूरत है। बट आप ये कैसे भरोगे, किस तरीके से भरोगे, आप ये भी तो सोचना जरूरी होगा हमारे लिए। तो आपको पहले ओरिजिनल एप्लीकेशन करना पड़ता है कि यार मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ओरिजिनल एप्लीकेशन के बाद आप स्प्लिट का रिक्वेस्ट कर सकते हो कि देखो यार, ये जो है ये नॉर्मल गुड्स है, ये जो गुड्स है ये MEIS के अंदर में कवर्ड है। अब जो MEIS में कवर्ड है उसका आपको अप्रूवल मिलेगा, सब्जेक्ट तो मिनिमम 5 लाख के गुड्स होने चाहिए, उससे कम रहा तो आपको नहीं मिलने वाला है। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। सो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिवॉर्ड, ये रिवॉर्ड जो होता है, जो रेट आपको दिया गया, कितना रेट था आपको यहाँ पे 2%, 3%, 5%, तो आपको याद होगा, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। कौन सी वैल्यू को, FOB वैल्यू realized in free foreign exchange, FOB value as given in shipping bill in free foreign exchange whichever is lower। तो एक एक्सपोर्ट जो रियलाइज किया गया है, एक जो आपको शिपिंग बिल में है, दोनों में से whichever is lower मल्टीप्लाई करिए रिवॉर्ड रेट से, मतलब वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट आपको मिल जाएगा। एंटाइटलमेंट अंदर MES फॉर एक्सपोर्ट्स मेड थ्रू कुरियर्स और फॉरेन पोस्ट ऑफिस, इसको एनहांस कर दिया गया है। कैसे एनहांस कर दिया गया है, देखिए, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, हैंडलूम प्रोडक्ट्स, बुक्स और पेरियोडिकल्स, लेदर फुटवेयर, टॉयज एंड टेलर मेड गारमेंट्स थ्रू कुरियर्स using e-commerce of FOB up to 25,000 per consignment are entitled for reward under MEIS। अप टू कितना है, अप टू 25,000, 25,000 से ऊपर नहीं मिलेगा, अप टू 25,000 मिल जाएगा। बट इसको अभी एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया है, 5 lakhs कर दिया गया है।
25,000 कुछ भी नहीं है यार, 25,000 का इंपोर्ट तो ऐसे हो जाएगा, तो 5 लाख इसका कर दिया गया है। MEIS ड्यूटी स्क्रिप्ट्स आर नॉट अलाउड इन दी फॉलोइंग केसेस, EOUs who are availing direct tax benefits, क्योंकि देखो यार जो इंपोर्ट करेगा एक्सपोर्ट करने के लिए उसको तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो हम नहीं आएंगे उसमें बीच में, ठीक है। उसके बाद सप्लाईज मेड फ्रॉम DTA टू SEZ, उसको हम एक्सपोर्ट मानते हैं, वापस एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलता है तो नहीं आएगा। ट्रांसशिपमेंट जहां है, मतलब आप यूएस से इंडिया में आ रहे हो, इंडिया में रुक रहे हो 2 मिनट, अनलोड कर रहे हो और वहां से फिर श्रीलंका जा रहे हो, ट्रांसशिपमेंट के आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इसके लिए वो भी नहीं आएगा। डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं आएगा, मतलब बेसिकली ये बेनिफिट स्कीम्स जो है इसमें से वो चीजें निकाल दी है जिनको दूसरे बेनिफिट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं, ठीक है। SEZ वगैरह नहीं है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस के गुड्स जो होते नहीं है, राइट। ओर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स, सीरियल्स, शुगर्स, पेट्रोलियम, एक्सपोर्ट ऑफ मिल्क एक्सेट्रा इन केसेस में नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके आगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू कुरियर क्या क्या एलिजिबल है, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, बुक पीरियोडिकल्स, लेदर, टॉयज, टेलर मेड गारमेंट्स, ये जो हम ऊपर देख के आए हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू बहुत बार आया हुआ है, चांसेस कम है हालांकि बट इसके ऊपर काफी एमसीक्यूज पूछे गए हैं, ठीक है। ये तो वही चीज है 25,000 से 5 लाख पर कंसाइनमेंट लेकर के आए हैं। व्हाट इफ इट इज मोर देन 5 लाख, तो वो 5 लाख के ऊपर ही बेनिफिट मिलेगा, 5 लाख के ऊपर जो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑब्टेनिंग ड्यूटी क्रेडिट रिसिप्ट जो है लास्ट डेट क्या है, 12 मंथ्स है या 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग ईडीआ या प्रिंटिंग द रिलीज। एक बार चेक कर ली, MEIS के अंदर में कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, ऑनलाइन वालों M टाइप करना होने बाद। चलिए सेकंड पे जाते हैं, सर्विस। अब देखो मर्केंडाइज था, गुड्स के बारे में बात हो रही थी यूजुअली, अब सर्विस के बारे में बात हो रही है। सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम जो है SEIS, उसके ऊपर बात होती है, ठीक है। टू एनकरेज एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया के लिए ही एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट में भी सेम था, सॉरी इसके सिर्फ इंपोर्ट पे होगा, एक्सपोर्ट पे होगा। मर्केंडाइज जो था एक्सपोर्ट का वहां पे भी सेम था MEIS के अंदर में, ठीक है। चलिए सो SP जहां जहां होगा, सर्विस प्रोवाइडर है, PY प्रीवियस ईयर है, NFE इज द नेट फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो है आपका, सर्विस प्रोवाइडर होल्डिंग ICE या IEC, अगर हाँ यस तो सर्विस प्रोवाइडर इंडिविजुअल या सोलो प्रोपराइटर है, यस तो नेट फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन 10,000, इफ यू से नो तो नॉट अलाउड, इफ यू से यस तो अलाउड है, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल वगैरह नहीं हो तो 15,000 का लिमिट है, अगर आप इंडिविजुअल हो तो 10,000 का लिमिट है, उसके अंदर, उसके ऊपर नहीं। अगर आप इंडिविजुअल नहीं हो, सोल प्रोप्राइटर नहीं हो तो 15,000 का लिमिट है, इसके अंदर ही आपको ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो पहले तो यू शुड होल्ड IEC, दूसरा तो इफ यूर इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर हो तो 10,000, इफ यूर अदर देन दैट तो 15,000, ये कंडीशंस यहां दिए गए हैं, राइट। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आइए यहां देखते हैं इन एलिजिबल कौन कौन होता है जो SEIS का बेनिफिट नहीं ले सकता है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फ्रॉम इक्विटी, डोनेशंस, रिसीट्स ऑफ लोन्स, मतलब क्या है, अगर आप बिजनेस इनकम नहीं कमा रहे हो फॉरेन एक्सचेंज में, दूसरा कोई अर्निंग है तो यू आर नॉट एलिजिबल। रेजिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन लोन्स, export proceeds, realization of clients, issuance of foreign equity, issuance of foreign bonds, sale of securities, अदर रिसीवेबल्स नॉट कनेक्टेड विद सर्विसेज, मतलब सर्विस इनकम ही आना चाहिए आपका, सर्विस के अलावा बाकी इनकम आएगा तो हम अलाउ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। अर्नड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, मतलब सैलरी करके। पेमेंट फॉर सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम EFC अकाउंट, एक्सचेंज क्रेडिट के अकाउंट जो होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज टर्नओवर बाय हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसमें इक्विटी पार्टिसिपेशन है, वहां से पैसा आ रहा है। एक्सपोर्ट टर्नओवर रिलेटिंग टू सर्विसेज ऑपरेटिंग अंडर EOU एक्सेट्रा, तो उसमें तो अलग बेनिफिट मिल रहा है। क्लबिंग ऑफ टर्नओवर रिलेटिंग टू SEZ, अलग बेनिफिट मिल रहा है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं मिलेगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे ही मिलेगा। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयरलाइन शिपिंग लाइंस, सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर टेलीकॉम सेक्टर, इन केसेस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा।
आपको पढ़ने का समय जब दूंगा मैं 2 मिनट के बाद, आप तब एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पे रिवॉर्ड कितना है सर, 3%, 5% मेनली। ठीक है, मेनी सर्विसेज आर यूजुअली एंटाइटल्ड फॉर 5% का बेनिफिट। रिवॉर्ड बेनिफिट कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। इससे पहले हमने इसके ऊपर मर्केंडाइज के केस में क्या देखा था, 2%, 3%, 5%। यहां सिर्फ 3% और 5% है। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अगर आपका रिवॉर्ड अंडर एससीआई विल बी कैलकुलेटेड एट रेट नोटिफाइड 3% और 5% ऑन नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न। पेमेंट अगर आईएनआर में होता है उस केस के अंदर में आप क्या करोगे, इट विल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड एज पर फॉरेन गाइडलाइंस। ठीक है, बस वो आरबीआई के हिसाब से गाइडलाइंस मीट होनी चाहिए। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करिए एएनएफ 3B में और आप एनक्लोज करिए सीएससीएम में और सीएस का सर्टिफिकेट। लास्ट डेट कब फाइल कर सकते हो, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपको ये क्लेम करना है उसके अंदर में। ठीक है, तो इस स्कीम को पहले देख लीजिए, टेक 2 मिनट्स। आफ्टर यू डन विद दिस, स्पेसिफिकली ये वाला पार्ट चेक करना नॉन एप्लीकेबिलिटी का, यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद कॉमन प्रोविजंस पे जाते हैं। ऑनलाइन लाइव होने बाद एस टाइप करिए। चलिए, सो आइए कंपेयर करते हैं कुछ पॉइंट्स को, आइए कंपेयर करते हैं कुछ पॉइंट्स को। ठीक है, चलो ध्यान देना। फॉलोइंग ड्यूटीज आर अलाउड एज सेनवेट क्रेडिट, आईटीसी मिलेगा बेसिकली if paid by or utilizing duty credit script, you can say एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स, इनमें से कुछ भी किया है तो आपको ये मिल जाएगा, अदरवाइज आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन करने के लिए नहीं मिलेगा। नोट, बेसिक कस्टम ड्यूटी पेड बाय यूटिलाइजिंग ड्यूटी क्रेडिट स्लिप शुड बी एडजस्टेड फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक, अगर अलग से मिल रहा है तो, नहीं मिल रहा है तो नहीं। ठीक है, एमईआईएस एंड SEIS is not allowed again ITC as per GST liability. It means GST तो आपको पे करना है, उसमें आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ट्रांसफर ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम वन आईईसी टू अनदर आईईसी होल्डर शैल नॉट बी परमिटेड। जिसका लॉगिन है, जिसका आईईसी है, उसको ही बेनिफिट मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो शिपिंग बिल पे जो नाम रहेगा उसको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो फिर तो मैं इंपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, किसको दूंगा, बोलूंगा तुम बेनिफिट ले लो, ये नहीं चलेगा। However, MEIS rewards can be claimed either by supporting manufacturer along with a disclaimer or by company of the firm who realized the foreign exchange. तो जो मैन्युफैक्चर करके दे रहा है और फिर एक्सपोर्ट कर रहा है वो भी बेनिफिट क्लेम कर सकता है, बट वहां डिस्क्लेमर लगेगा प्रॉपरली, या फिर वो कंपनी क्लेम कर सकते हैं जिसको पैसा मिला हुआ है। तो मतलब सेलर डायरेक्टली, या कई बार क्या होता है मैन्युफैक्चर अलग है, सेलर है, तो मैन्युफैक्चर को भी बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो मैन्युफैक्चर करेगा ही नहीं तो सेल क्या होगा। ठीक है, utilization shall be permitted for payment of duty in case of import of capital goods also under lease financing. Duty credit scrip can be utilized or debited for the purpose of customs duty in case of EO defaults after authorization compulsory है, default के केस में authorization compulsory है। However, payment या interest default के केस में कैश में पे करना है, उसके लिए आप duty scrip और reward यूज नहीं कर सकते। Reward जो भी है valid 18 months के लिए और and must be valid on the date on which actual debit of duty is made. Incentives are available to units located in SEZ also. Levy and collection of SWS social welfare surcharge on imports are on various schemes such as this etc. MES or SEIS. It cannot be debited to credit script, therefore it is also to be paid in cash. मतलब सिर्फ टैक्स जो है, सिर्फ कस्टम ड्यूटी जो है वही क्या होगा, रिवॉर्ड से यूज होगा, बाकी सब चीजें कैश में जाएगी, बाकी सब चीजें कैश में जाएगी। आप अगर इसमें से कुछ देखना चाहो तो क्विकली हैव अ लुक, मे बी 1 मिनट के अंदर, और बताइए। ऑनलाइन लाइव होने पर डन बताइए। लेट्स गो टू एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम।
सिंपल था ये, कुछ खास था नहीं इसमें, आगे बढ़ सकते हैं। आइए, another important point, another good provision that talks about advance authorization। पहले ही ऑथराइजेशन दे करके रख देना, किस केस में मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, आइए समझते हैं। तो ड्यूटी एग्जामिशन स्कीम के अंदर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका एडवांस ऑथराइजेशन, दूसरा होता है डीएफआईई, जो हम आगे पढ़ेंगे इसके, ठीक है। इंपोर्ट इंपोर्ट्स विच आर यूज्ड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कैन बी इंपोर्टेड विदाउट ड्यूटी। IGST will have to be paid on imports. IGST paid on imports will be also refunded if you are making exports। तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, अगर एक्सपोर्ट करने के लिए तो मैं एडवांस में जा करके ऑथराइजेशन मांग सकता हूं कि देखो यार ये तो मैं इंपोर्ट करने वाला हूं। तो देखो पहला क्या क्लॉज क्या बोलता है, आपने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने बाद आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा टैक्स का, अगर आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो और वो इंपोर्टेड गुड्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये हम अभी भी पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स के अंदर। बट क्वेश्चन ओवर हियर इज कि अगर मुझे पे करना ही है तो मुझे पैसा रिजर्व करके रखना पड़ेगा, मुझे मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक करना पड़ेगा। ये बोलते काम करो ना यार, आप पे क्यों कर रहे हो, आप पहले एडवांस में हमारे पास से ऑथराइजेशन ले लो कि आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एक्सपोर्ट करने वाले हो उसका डिक्लेरेशन दे दो। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते हो कोई वजह से तो बाद में आके टैक्स पे कर देना, ठीक है ना। सो 12 मंथ्स तक इसका वैलिडिटी चलेगा, एक्सपोर्ट के केस में 18 मंथ्स तक इसका वैलिडिटी चलेगा। आइटम नॉट एलिजिबल जो है, जो भी आइटम्स उन्होंने रिजर्व करके रखे हुए हैं, अगर बोल के रखा हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है, तो एलिजिबल क्या है, एक्चुअल यूजर कंडीशन चेक करना है, यूजर किस चीज के लिए उसको यूज कर रहा है, ठीक है। इनपुट्स विच आर फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्चुअल प्रोडक्ट, मैंडेटरी स्पेयर पार्ट्स अप टू 10% ऑफ सीएफ वैल्यू, सिर्फ स्पेयर पार्ट्स, स्पेसिफाइड स्पाइसेस ओनली व्हेन यूज्ड फॉर क्रशिंग, स्टरलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल्स एंड नॉट सिंपली क्लीनिंग ग्रेडिंग। क्लीनिंग के लिए जो स्पाइसेस वगैरह यूज होता है वो नहीं है। हु इज एलिजिबल, एनी मैन्युफैक्चरर हु इज एक्सपोर्टिंग, एनी मर्चेंट एक्सपोर्टर जो किसी मैन्युफैक्चरर के पास से लेकर के एक्सपोर्ट कर रहा है, ईओयू एक्सेट्रा, यूएनओ को अगर दे रहे हो, एसईजेड का सप्लाई हो रहा है एक्सेट्रा, उस केस में ये सब अलाउड है, ठीक है। उसके बाद एडवांस ऑथराइजेशन क्या मिलेगा, सीआईएफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट अप टू 300% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ फिजिकल एक्सपोर्ट्स इन प्रीसीडिंग ईयर एंड एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इन केस ऑफ ईयर 1 करोड़ रुपीज विच एवर इज हायर। मतलब 1 करोड़ तक का एक्सपोर्ट आप कर सकते हो एक बार आपको ए का परमिशन मिल जाता है तो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर ही ये वाले पॉइंट्स देखिए, एक्सपोर्टर्स हैविंग पास्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन एटलीस्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स शैल बी एंटाइटल्ड फॉर दिस रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मतलब कम से कम 2 साल तक आपको एक्सपोर्ट करते रहना है, तीसरे साल में आप ए के लिए अप्लाई कर सकते हो, उससे पहले अप्लाई नहीं कर सकते हो। मटेरियल्स इंपोर्टेड अंडर ए विल विद एक्चुअल यूजर कंडीशन अप्लाई होगा। मतलब क्या, एक्चुअल में आपने उसको एक्सपोर्ट करने के गुड्स में मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया है क्या नहीं, ये चेक किया जाएगा एक्सपोर्ट में। अगर वो एविडेंट नहीं है, आप प्रूव नहीं कर पाते कि हमने ये इंपोर्टेड गुड्स को ही यूज किया था, तो नहीं चलेगा सर। These imported goods will not be transferable even after completion of export obligation. However, holder of AA will have an option to dispose of the product manufactured out of duty-free inputs once export obligation is completed. ठीक है, तो आप इसको किसी और को ट्रांसफर करना, किसी और को इंडिया में सेल करना नहीं कर सकते, जो भी होगा आपको एक्सपोर्ट के लिए ही यूज करना पड़ेगा। दिस इज issued for inputs in relation to resultant product on the basis of SION. If SION of a particular item is not fixed, then the regional authority based on self declaration except certain cases can issue authorization. It is necessary to establish that inputs actually used in manufacture of export, अगर ये आप प्रूव नहीं कर पाए तो दिक्कत की बात हो जाएगी सर। ए के प्रोविजन चेक करिए, कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा, होने के बाद डन बोलिए, आगे बढ़ेंगे। होने के बाद आप ए टाइप कर सकते हो। जिनको डाउट है SION क्या होता है, हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात किया हुआ है। दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट नॉर्म्स।
स्पेयर्स के केस में यहां दिया हुआ है ना, स्पेयर्स का पॉइंट यहां आप देखोगे ना, अगर यहां दिया हुआ है कि अगर आप स्पेयर पार्ट्स यूज कर रहे हो कोई भी टाइप के फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट्स दैट यू हैव परचेस्ड इंपोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग समथिंग जो मैन्युफैक्चर करना है, तो सीआईएफ वैल्यू का 10% तक स्पेयर्स अलाउड है, उसके ऊपर स्पेयर्स अलाउड नहीं है, तो उतने सीआईएफ वैल्यू के अंदर आने चाहिए वो। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू सम माइनर अमेंडमेंट्स जो एफटीपी में किए हुए हैं इन जनरल। ठीक है, तो एमईआईएस देख लिया, एसईआईएस देख लिया, उसके बाद हमने एडवांस ऑथराइजेशन भी देख लिया। राइट, चलिए ध्यान दीजिएगा, एग्जामिशन फ्रॉम आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपेंसेशन सेस जो पहले था उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है 30 जून 2022 तक, इतना ही आपके सिलेबस में फिलहाल है, उसके बाद फर्दर एग्जामिशन इंक्रीज ही हुआ है इन केस ऑफ इंपोर्ट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग इट। ठीक है, तो ये सिर्फ एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर जो इंपोर्ट्स किए गए हैं उनकी ही बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ऑफ डीजीएफटी, एग्जामिशन फ्रॉम आईजीएसटी एंड कंपेंसेशन सेस विल कंटिन्यू इवन आफ्टर, जैसे मैंने आपको कहा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड हियरइन अबव, for the said authorizations where exemption from IGST and compensations is leviable under so and so sections has been availed, export obligations shall be fulfilled by physical exports only and not deemed exports. Physical export मतलब आपने खुद ने एक्सपोर्ट करना है या मर्चेंट ऑपरेटर के थ्रू एक्सपोर्ट करना है। फर्दर एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली अप टू 31 मार्च 2018। ये तो ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था, उसको छोड़ दीजिए अभी। आइए आगे, एग्जेम्पशन फ्रॉम IGST compensation is extended to deemed exports also in case of advance authorization and pre-import condition for said exemption dispensed with। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपने इसको प्री इंपोर्ट कंडीशन पे करना है। नाउ प्री इंपोर्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट ईपीसीजी स्कीम। ठीक है, मतलब बेसिकली अलाउड नहीं था बट कुछ केसेस में अलाउ करके रख दिया है। डोंट बॉदर अबाउट इट। सायन क्या होता है, सायन इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स which will define the amount of input and output required for the purpose of manufacturing। अब देखिए क्या होता है, आपने इंपोर्ट कर दिया, ठीक है ना, रॉ मटेरियल आपने इंपोर्ट कर दिया, आपने 100 करोड़ का रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर दिया। अब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको ए मिल जाएगा। ए कब मिलेगा, जब यही चीज को आप एक्सपोर्ट के लिए यूज करोगे। तो एक्सपोर्ट में ये चीज को एक्सपोर्ट करके आपको 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट होना चाहिए। मतलब रेशियो देखिए ना कितना हो गया, 10% इंपोर्ट करोगे आप तो उसमें आपका 100% एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब ये एक रेशियो बना के, स्टैंडर्ड रेशियो होता है कि अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो भी इंपोर्ट करेगा, सपोज 10 केजीज इंपोर्ट करेगा तो उसमें से 20 केजीज का आउटपुट बना सकता है वो। तो ये जो नॉर्मल रेशियो, इससे अगर आप डिफर करते हो तो प्रॉब्लम है। तो साइन के हिसाब से चलना है, जो भी दिया हुआ है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, उसके बेसिस पे आपका काम होगा। इसके अलावा अगर करने की कोशिश करोगे तो आपको प्रूव करना पड़ेगा अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑफिसर, जो इतना इजी नहीं है। आई होप ये वाला पॉइंट समझने आ गया होगा आपको। बेसिक नॉर्म्स जो है उसके अंदर में बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है साइन के लिए, टेक्निकल डिटेल्स चाहिए, चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट चाहिए, राइट, बहुत सारे और डेटा जहां पे आपने कैसे प्रोड्यूस किया है, कंज्यूम कैसे किया हुआ है पिछले 3 लाइसेंसिंग ईयर्स का, वो डेटा आपको लगेगा। यहां तक चेक कर लीजिए एक बार, अगर यहां तक हो चुका है तो मुझे बताइएगा। उसके बाद हम डीएफआईए पे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं डीएफआईए के ऊपर। ठीक है,
ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर्स तो उसमें डीएफआई के ऊपर एमसीक्यू पक्का पूछा गया है, ठीक है ना। एमसीक्यू बोलिए या कोई क्वेश्चन आंसर बोलिए, डीएफआई के ऊपर क्वेश्चन आता है, यूजुअली आता है, ठीक है। नॉट नेसेसरी हमेशा आएगा, बट अभी तक तो आया हुआ है, ठीक है। सो इनपुट्स विच आर यूज्ड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, जो एडवांस ऑथराइजेशन था ना, सेम वैसी बात हो रही है। तो ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन सिमिलर टर्म्स पे है जो एडवांस ऑथराइजेशन था। अलग क्या है आइए समझते हैं। कैन बी इंपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ओनली फॉर दोस प्रोडक्ट्स फॉर विच साइन हैज बीन नोटिफाइड। उसके केस में ऐसा था क्या कुछ, एडवांस ऑथराइजेशन में नहीं, वो आप करिए साइन के लिमिट में होना चाहिए। यहां जो साइन ने नोटिफाई किया हुआ है, राइट, जिसके लिए साइन नोटिफाइड है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, बस उसी के लिए, ठीक है। इंपोर्टेड गुड्स आर एग्जेम्प्टेड ओनली फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी, नॉट फ्रॉम एनी अदर टैक्स। तो जैसे पहले केस में हम आईजीएसटी वगैरह पे करते थे, यहां पे भी आपने आईजीएसटी वगैरह पे करना है, ठीक है। चलिए, व्हेन टू ऑब्टेन डीएफआईए फ्रॉम अथॉरिटी, within 12 months from the date of export or 6 months from the date of realization of export proceeds, whichever is later, DFIA shall be issued on post export basis। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यहां पे अप्लाई करना है within 12 months from the date of export और 6 months from the date of realization of the proceeds, whichever is later। उसके अंदर आपने रजिस्ट्रेशन या उसके अंदर आपने इसको अप्लाई कर देना है। उसके पहले करोगे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, उसके बाद नहीं कर सकते। एडवांस ऑथराइजेशन में ये अलग था, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वैलिडिटी 12 मंथ्स की रहेगी, वहां पे भी 12 मंथ्स का ही था, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच ऑथराइजेशन, होल्डर ऑफ DFI has an option to procure inputs from indigenous manufacturer. No DFI shall be issued on export where SIAN prescribed actual user condition for any input। एक्चुअली यूज हुआ है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। अगर एक्चुअल वेरिफिकेशन करना है तो उस केस में हम DFI नहीं मिलेगा, और उस केस में एडवांस ऑथराइजेशन मिलता है क्या? हाँ मिलता है, ठीक है। हु इज एलिजिबल? मैन्युफैक्चरर है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, मर्चेंट एक्सपोर्टर है, या सप्लाईज मेड टू SEZ है, डीम्ड एक्सपोर्टर था ऑथराइज्ड ऑथेंटिकेशन के केस में, ठीक है। वैल्यू एडिशन 20% यहां हो जाएगा। वहां पे वैल्यू एडिशन कितना था? वहां पे वैल्यू एडिशन मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकंड देखते हैं, रुकिए। यहां पे एडवांस ऑथराइजेशन में वैल्यू एडिशन 15% था, टी के केस में 50% था, बाकी केस में 15% था। यहां पे कितना है? यहां पे 20% दिया हुआ है। कंडीशंस फॉर रिडीमिंग DFI, inputs actually used in export manufacture of an export product should only be imported under DFI, and inputs actually imported must be used in the exported product for the purpose of deemed। अगर नहीं करते हो यूज तो नहीं चलेगा। एक बार चेक कर लो, यहां तक कोई डाउट है तो बताइएगा। होने बाद ऑनलाइन लाइव में जो देख रहे हो डी टाइप करना, बढ़ेंगे आगे। चलिए आगे बढ़े, एक्सपोर्ट वाले स्कीम के ऊपर चाहते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, EPCG, काफी फेमस स्कीम है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग इसको, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलता है। किस बारे में है, क्या है? दिस स्कीम परमिट्स द एक्सपोर्टर्स टू प्रोक्योर कैपिटल गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी और जीरो कस्टम ड्यूटी। इन रिटर्न एक्सपोर्टर्स अंडर द ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो आप कोई मशीनरी यानी कि कैपिटल गुड्स परचेस करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो किसी दूसरे कंट्री से, और उसको आप यूज करोगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और उससे आप एक्सपोर्ट ही करने वाले हो, उससे आप इंडिया में कुछ सेल नहीं करोगे। अगर इसकी आप गारंटी लेते हो, इसका आप ऑब्लिगेशन लेते हो, यू कैन से, तो उस केस में आपको ये अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज देन दैट ये अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑथराइजेशन शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। इंपोर्ट
of goods should be subject to actual user condition. आपने चेक करना है whether it is actually being used. After export obligation is completed, capital goods can be sold or can be transferred to any other person. But पहले वो export obligation जो होना चाहिए वो complete होना चाहिए. तो export obligation क्या है इस केस में? Means the obligation to export products covered under authorization or permission in terms of quantity or value or both. कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार इस मशीन को आप इंपोर्ट करोगे तो आपने इतने इतने हजारों टन के यूनिट्स सेल करने हैं या एक्सपोर्ट करने हैं. कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार इतने वैल्यू का एक्सपोर्ट आपने करना है. वो करने के बाद आप भले सेल करिए, मशीन को फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसफर करिए, पर तब तक नहीं चलेगा. ठीक है. सो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो भी होगा ये एवरेज एक्सपोर्ट होगा या स्पेसिफिक भी हो सकता है. स्पेसिफिक अगर होता है तो इट विल बी 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड ऑन कैपिटल गुड्स. तो इंपोर्ट करने पे 10 लाख रुपए का आपको इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ता तो 60 लाख रुपीस तक का ही आपको वैल्यू का ऑब्लिगेशन मिल सकता है. 6 टाइम्स ऑफ दैट यूजुअली स्पेसिफिक रहा तो. राइट. एंड टू बी फिल्ड इन 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथराइजेशन. ठीक है. इन केस ऑफ इंडिजीनियस सोर्सिंग ऑफ कैपिटल गुड्स स्पेसिफिक ईओ शेल बी 25% लेस देन ईओ मेंशन्ड अबव. मतलब वो 4.5 टाइम्स होना चाहिए. तो 10 लाख का अगर आपको इंपोर्ट ड्यूटी का सेविंग हो रहा है तो 45 लाख तक का आपने 6 years के अंदर में यू कैन से एक्सपोर्ट करना है. एवरेज ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? एवरेज फॉर लास्ट 3 years it has to be achieved within next 6 years. Right. In case of authorization holder fulfilling 75% or more of specific obligation or 100% of average obligation in less than half of the original period, then remaining period shall be condoned. ठीक है. तो 6 years बोला गया है आपको. आपने 3 years के अंदर में 75% स्पेसिफिक में या 100% एवरेज में फुलफिल कर दिया तो बचा हुआ पीरियड छोड़ दीजिए. आप उसके पहले ट्रांसफर कर सकते हो. हाँ जी कर सकते हो. ठीक है. शिपमेंट्स जो होते हैं यहाँ पे उनको भी अकॉर्डिंगली काउंट किया जाएगा. नंबर ऑफ शिपमेंट्स वगैरह भी काउंट किए जाएंगे. ईओ कैन ऑल्सो बी fulfilled. Export obligation can also be fulfilled by supply of information technology agreements items to domestic tariff areas provided realization is in foreign exchange. Both physical exports as well as deemed exports shall be counted towards the fulfillment of obligation. आप किसी के थ्रू भी एक्सपोर्ट करवा रहे हो तो भी उसको काउंट किया जाएगा. ठीक है. इन केस ऑफ ऑथराइजेशन होल्डर wants to export through a third party, तो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो है शैल इंडिकेट नेम्स ऑफ बोथ द ऑथराइजेशन एंड द एक्सपोर्ट पार्टी ऑल्सो. अगर नहीं रहा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है. कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं. आईजीएसटी का एग्जेम्पशन वगैरह है 30 जून तक था यहाँ पे. राइट. फर्दर इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा ऐसे बोला गया है. पोस्ट एक्सपोर्ट ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो है स्पेसिफिक के केस में 85 होना चाहिए और ड्यूटी ड्रॉबैक आप क्लेम कर सकते हो रिगार्डिंग एडिशनल अदर टैक्सेस. हाउएवर इंपोर्ट ड्यूटी पे आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो यहां बेनिफिट मिल चुका है. फॉलोइंग आइटम्स आर एलिजिबल. मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स विद और विदाउट सपोर्टिंग, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स टाइड टू सपोर्टिंग, सर्विस प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग सर्विस प्रोवाइडेड डेजिग्नेटेड टू कॉमन सर्विस प्रोवाइडर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. राइट. उसके बाद देखिएगा एलिजिबल कैपिटल गुड्स क्या है. इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स इन सीकेडी और एसकेडी. कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन और सेमी नॉकडाउन कंडीशन मतलब असेंबल यहां के करना है वो भी चल जाएंगे. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम भी चल जाएगा. स्पेयर मोल्ड्स डाइस जिग्स फिक्सर्स चल जाएगा. प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स के लिए किया गया है चल जाएगा. इनएलिजिबल क्या है? सेकंड हैंड नहीं चलेगा. पावर जनरेटर सेट नहीं चलेगा. सिंपल सा था बहुत ज्यादा और इंटरेस्टिंग भी था. काफी चीजें याद करने लायक भी थी इसमें. आप एक बार चेक कर सकते हो. इसका समरी मैंने यहाँ पे एक गूगल से इमेज लेकर के डाला हुआ है जो काफी अच्छे से समराइजेशन भी करता है. आप बुक में फटाफट से चेक कर लीजिएगा. ऑनलाइन लाइव वालों ई टाइप करिए होने बाद. Type E in the chat box after you're done. चलिए. यस
रोड टैप के बारे में बात करते हैं। रोड टैप हम ऑलरेडी पढ़ के भी आए हुए हैं, बट सिंस यहां वापस दिया भी हुआ है और स्कीम्स के कंपैरिजन में एफटीपी के अंदर समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। अगर आप देखोगे एफटीपी में मेनली सब एक्सपोर्ट पे ही फोकस किया गया कि एक्सपोर्ट के जितनी भी ड्यूटीज है उसको कम कर देना जितना हो सके उतना। ठीक है, तो रोड टैप क्या है? इट इज टू रिप्लेस MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को रिप्लेस करने के लिए रेमिशन ऑफ ड्यूटीज, राइट। अकॉर्डिंगली आइटम कवर्ड अंडर एग्जिस्टिंग MEIS shall be shifted in a phased manner एक एक करके टू न्यू रोड टैप। ठीक है, रोड टैप इज टू बी मेड इफेक्टिव फॉर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 1st of Jan 2021 in respect of those goods where there is an intention to claim the benefit as far as your shipping bills are concerned। यहां आइएगा, देखिए इसको, अगर आप WTO कंप्लाइंट हो तो ये पर्टिकुलर स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये WTO कंप्लाइंट है, WTO ने इसको सर्टिफाई किया हुआ है। ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव है, कहां कवर होगा कहां कवर नहीं होगा सब बताया हुआ है स्पेसिफिकली, एंड बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, हेल्प एक्सपोर्टर्स टू मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिफंड करंटली अनरिफंडेड ड्यूटीज एंड टैक्सेस। स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू न्यूट्रलाइज द टैक्सेस सफर्ड ऑन एक्सपोर्ट्स which was otherwise not credited and refunded। क्यों करना है ये? अगर ये कर दिया तो इससे फायदा क्या होगा? आप ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करोगे, आप उस बिजनेस में आने की कोशिश करोगे। जितनी भी आइटम्स MEIS के अंदर में है सबके सब आइटम्स यहां पे लाए गए हैं। पहले मंडी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स, वैट, कोल सेस, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल पे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी स्टैम्प ड्यूटी है, ये सब नहीं रिफंड होते थे, ये आज के डेट पे रिफंड किए जाएंगे। ठीक है, आइए उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिएगा, रोड टैप स्कीम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, किस तरीके से ये ऑपरेट हो रहा है, क्या ऑपरेट हो रहा है, किस तरीके से काम करना है। रोड टैप सपोर्ट विल बी अवेलेबल टू एलिजिबल एक्सपोर्टर्स एट अ नोटिफाइड परसेंटेज, जो FOB वैल्यू का परसेंटेज होगा। इससे पहले आपने MEIS, SCIS 2%, 3%, 5% जो भी हमने देखा, ये रिवॉर्ड जो मिल रहा था ये भी किस पे मिल रहा था? FOB वैल्यू पे ही मिल रहा था। यहां पे भी FOB वैल्यू की ही बात की जा रही है, उसके अलावा कुछ भी बात नहीं की जा रही है। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी टेकन। FOB या 1.5 टाइम्स ऑफ मार्केट प्राइस, जस्ट टू गिव अ लिमिट कि यार लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, FOB वैल्यू बढ़ा दो, मैनिपुलेट कर लो, तो वो नहीं चलना चाहिए। आइडेंटिफाइड एक्सपोर्ट सेक्टर्स एंड रेट्स अंडर रोड टैप कवर 8,555 टैरिफ लाइंस इन एडिशनल टू एक्सटेंडेड अपैरल, मतलब कपड़े वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर लाइक मरीन, एग्रीकल्चर, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी आर आल्सो कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। एट द सेम टाइम ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक मशीनरी एक्सेट्रा को भी सपोर्ट मिल रहा है। रिबेट अंडर दिस स्कीम इज नॉट अवेलेबल if you have already been exempted or remitted or credited in any other scheme। ये तो हर दूसरे स्कीम में जो दिया हुआ है वही है। डिटर्मिनेशन ऑफ सीलिंग रेट्स अंडर दिस स्कीम विल बी डन बाय कमिटी, जो ड्रॉबैक डिवीजन की होगी या जो DGFT में होगी वो इसको चेक करेगा कि कितना मैक्सिमम परसेंटेज देना है। नो प्रोविजन फॉर रिमिशन ऑफ अरियर्स और कंटिजेंट लायबिलिटीज परमिसेबल ओवर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो है उस साल का उस साल में हो जाना चाहिए, ना पीछे जा सकते हो ना आगे आ सकते हो। रिबेट इज अलाउड सब्जेक्ट टू प्रोविजंस विद इन टाइम बीइंग फॉर फेमा। अगर फेमा के हिसाब से आप इंपोर्ट करके या एक्सपोर्ट करके आप पैसा इनकम जो है रिसीट्स जो हासिल करते हो तो ही एप्लीकेबल है, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ज्यादा देखने के लिए हो जाएगा, यहां तक पहले देख लो इस पर्टिकुलर पार्ट तक। मैकेनिज्म ऑफ इश्यूएंस ऑफ रिबेट पे इसके बाद जाते हैं, यहां तक चेक कर लो, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। ऑनलाइन में यहां तक होने पर 1 टाइप करिए, ऑनलाइन में यहां तक होने पर 1 टाइप करिए।
आइए आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म फॉर इशुएंस ऑफ रीबेट स्कीम क्या बोलता है? ये एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन है, जो भी है ऑनलाइन अप्लाई करिए, ऑनलाइन ही इसका बेनिफिट आपको मिलते जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक लेजर जो है ये मेंटेन किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको क्रेडिट दिए जाएंगे। जो भी रूल्स रेगुलेशन है इस ग्रांट के लिए, वो सभी एप्लीकेशन टाइम पीरियड और अदर मैटर्स जो भी है, ये सब इन्होंने वेबसाइट के ऊपर भी डाल दी है और सीबीआई से ना नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई भी किए हुए हैं, वैसा का वैसा एप्लीकेबल होगा। नेसेसरी प्रोविजंस फॉर रिकवरी ऑफ रिबेट अमाउंट वेयर फेमा इज नॉट रियलाइज्ड भी किया जाएगा, या फिर अगर आप कोई फ्रॉड वगैरह करते हो ये बाद में पकड़ा जाता है तो उसके केसेस पे भी किया जाएगा। बेसिकली आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और एक्सपोर्ट करने के बाद आप बेनिफिट ले रहे हो। अब एक्सपोर्ट तो आपने कर दिया, बट एक्सपोर्ट करने के बाद पैसा आया ही नहीं, तो हो सकता है इसका मतलब फॉरेन करेंसी नहीं है तो इंडिया को बेनिफिट होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इंडिया को बेनिफिट नहीं होगा तो स्कीम कैसे आपको बेनिफिट अलाउ करेंगे, ठीक है। तो उस केस में आपके पास से वापस वसूल किया जाएगा अमाउंट। एलिजिबल सेक्टर्स इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। एलिजिबल सेक्टर्स जहां पे बेनिफिट मिल सकता है, लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स बिकॉज दे वांट एम्प्लॉयमेंट टू इंक्रीज, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरर मर्चेंट एक्सपोर्टर्स भी है। नो टर्नओवर थ्रेशोल्ड एज सच दिया गया है। री एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स आर नॉट एलिजिबल, मतलब एक बार एक्सपोर्ट किया वापस करके वापस एक्सपोर्ट किया वो नहीं चलेगा। एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स शुड हैव इंडिया एज द कंट्री ऑफ ओरिजिन। एसईजेड यूनिट्स जो है तो भी चलेगा, ईओयूज है तो भी चलेगा। स्कीम ऑल्सो अप्लाइज टू गुड्स दैट हैव एक्सपोर्टेड वाया कुरियर या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उस केस में भी चल जाएगा। इनएलिजिबल क्या क्या है सर, ध्यान दीजिए। इनएलिजिबल के केस में ये बोलता है कि एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एज पर अ पर्टिकुलर पैराग्राफ नहीं चलेगा, दैट इज इंपोर्ट किया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट में कुछ चीजें हैं। ट्रांसशिपमेंट नहीं चलेगा, जहां पे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस का गारंटी नहीं चलेगा, जहां पे रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट नहीं चलेगा, प्रोहिबिटेड है नहीं चलेगा, डीम्ड एक्सपोर्ट है नहीं चलेगा, एसईजेड वाला पार्ट नहीं चलेगा, ईएचटीपी नहीं चलेगा, उसके बाद डीएफआईए में या एडवांस ऑथराइजेशन में आपको बेनिफिट मिला हुआ है नहीं चलेगा, ठीक है। पार्टली होली है वेयर हाउस में प्रोड्यूस किया हुआ है तो फिर तो एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं है, तो राइट। उसके बाद ईओयू 100% है तो नहीं चलेगा, उसके बाद एफटीजेड है तो नहीं चलेगा, उसके बाद कोई अलग बेनिफिट आपको जो मिला हुआ जॉबिंग ट्रांजेक्शन का नहीं चलेगा। आइस गेट डॉक्यूमेंट अगर आपका मेंटेन्ड नहीं है तो नहीं चलेगा, राइट। एंड गुड्स हैव बीन टेकन इनटू यूज आफ्टर द मैन्युफैक्चर्ड, सेकंड हैंड गुड्स वो भी नहीं चलेंगे। प्लीज फटाफट से एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी वाला पार्ट देखिएगा, मैं आपको लिख करके देता हूं, इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 2024 के अंदर में। सवाल ये है वो जून में आएगा दिसंबर में आएगा वो मुझे नहीं पता, बट इसके ऊपर काफी समय से क्वेश्चन नहीं पूछे गए और इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्विकली चेक इट आउट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑनलाइन लाइव में हो गया है तो 2 टाइप करिए चैट बॉक्स में।
चलो ऑनलाइन इज डन। आइए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। कुछ बहुत बेसिक से पार्ट्स पेंडिंग है यहाँ पे अभी, जैसे कि अभी हमें रोड मैप बोल रहा हूँ, सॉरी, रोड टैप समझना आ गया है और MEIS समझना आया है। कंपैरिजन इसलिए जरूरी है बिकॉज ये क्या बोलता है कि MEIS की जगह पे हम क्या लेके आ रहे हैं, रोड टैप लेकर के आ रहे हैं। तो पहले MEIS आता था इफेक्टिव, अब उसकी जगह पे रोड टैप आ गया। आज के डेट पे 2024 में अभी भी MEIS चलता है बिकॉज कुछ चीजें अभी भी शिफ्ट होना बाकी है, शिफ्ट हो रही है, तो सक्सेसफुल शिफ्ट होने के बाद ये बंद कर दिया जाएगा। इंसेंटिव किस लिए है, इंसेंटिव ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है और ये स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में दिया जाएगा, जो आप ट्रांसफर भी कर सकते हो किसी और को बेनिफिट पास ऑन कर सकते हो। रिफंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन इनपुट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट करंटली रीइंबर्स्ड अंडर एनी अदर स्कीम। ठीक है, ये भी ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट के फॉर्म में ही आएगा, बट ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आएगा आपके। ठीक है, ये फिजिकल कॉपी में आएगा, फिजिकल कॉपी लेकर के आगे बढ़ना है। यहां पे ये WTO नॉर्म्स के हिसाब से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये नहीं है। ये नोटिफाइड रेट है जो FOB वैल्यू का होगा उसके हिसाब से होगा। यहां पे भी एज अ परसेंटेज ऑफ रियलाइज्ड FOB वैल्यू होगा, यहां फिर शिपिंग बिल पे जो वैल्यू है व्हिचएवर इज लोअर। इसको मार्केट में सेल कर सकते हो, इसको भी मार्केट में आप सेल कर सकते हो। ठीक है, पावर ऑफ जनरेटिंग एंड क्लेमिंग स्क्रिप्ट्स एज पर रोड टैप। डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, शिपिंग बिल लगेगा, DSC डिजिटल सिग्नेचर लगेगा, क्लास 3 का अलग अलग क्लास होता है उसमें, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट लगेगा और RCMC सर्टिफिकेट करके होता है वो लगेगा। RCMC क्या, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट लगेगा आपको। आप इस क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हो। आपका रोड टैप लेजर क्रिएट किया होगा IAC लॉगिन के अंदर में, वहां से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एक बार यहां तक चेक कर लीजिए, सब क्लियर होगा। तो आइए ये लास्ट वाले पार्ट पे जाते हैं, मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट ही है वो, नहीं डीम्ड एक्सपोर्ट है उसके बाद। और आइए इस पार्ट पे जाएंगे इसके बाद। चलो just a minute, I'll wait down, then we'll go ahead. ऑनलाइन लाइव अगर हो जाता तो बताइएगा, सीधा EOU पे जाएंगे। चलिए, आई होप डन। नाउ EOU EHTP जो होते हैं, ये सब क्या होता है? EOU से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट आपको पता है, राइट? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हो गए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स हो गए, राइट? तो हार्डवेयर पार्क्स हो गए एक्सेट्रा, ये सब चीजें। सो ये यूनिट्स क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर लोकल जो DTA है यानी कि लोकल टैक्सेबल एरियाज जो है इंडिया बेसिकली, वहां से विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी प्रोवाइडेड दे आर नॉट प्रोहिबिटेड आइटम्स। प्रोहिबिटेड तो नहीं चलेगा। 100% EOU will not get a exemption under IGST. In GST, EOUs will have to pay IGST. Refund of ITC can be claimed after exports as per the ITC और refund rules जो हम कल देख चुके हैं। ठीक है, जहां पर रिफंड आप ले सकते हो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, 100% जीरो ड्यूटी सप्लाई के केस में एक्सेट्रा। ठीक है, उसके ऊपर ही बात होगी और कुछ भी नहीं है। ये जो एग्जाम्पशन है IGST का और सेस का वगैरह, ये आगे हो सकता है, ऐसा 30 जून के आगे भी चलेगा, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, EOU स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, while EHTP, STP and BTP schemes are by respective ministries, right? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है BTP के केस में, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से चलता है। ट्रेडिंग यूनिट्स आर नॉट कवर्ड अंडर दी स्कीम्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की ही बात चलती है, बाकी नहीं। ठीक है, तो ओनली प्रोजेक्ट्स हैविंग अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 crore इन प्लांट एंड मशीनरी शैल बी कंसीडर्ड फॉर EOUs। हाउएवर अप्रूवल जो है ये मिल सकता है लोअर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को भी, प्रोवाइडेड आप बाकी कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हो और आप बोलते हो यार इसके कारण इंडिया को ही इंक्रीमेंट होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। अप्रूवल जो है ये अप्रूवल आपको 15 डेज के अंदर में मिल जाता है यूजुअली, आप बोर्ड ऑफ अप्रूवल से ग्रांट मांग सकते हो। ऑन अप्रूवल आपको लेटर ऑफ परमिशन मिल जाएगा, लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाएगा, जिसको 2 साल की वैलिडिटी होगी और आगे और 2 साल बढ़ाया जा सकता है जब तक आपको प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना है। एक बार प्रोडक्शन आपने स्टार्ट कर दिया फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको जब भी फॉरेन एक्सचेंज की हम बात करते हैं, आपको अर्न ही करना है, देना नहीं है। मतलब नेट फॉरेन एक्सचेंज, NFE मतलब क्या, आपने कुछ फॉरेन करेंसी में पे किया, कुछ फॉरेन करेंसी में आपने रिसीव किया, जो रिसीव कर रहे हो ये पेमेंट से ज्यादा होना चाहिए हमेशा। अगर वो होता है तो ही बात चलेगी, नहीं तो बात नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये क्या बोलते, देखो FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड CIF वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, ये दोनों को माइनस करोगे तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये होता है तो ही आपको फायदा होगा इस स्कीम का, नहीं तो फायदा नहीं होगा। इन केस यूनिट आर नॉट एबल टू अचीव NFE ड्यू टू एनी रीजन, 5 years ब्लॉक पीरियड में बी एक्सटेंडेड सुटेबली बाय अ मोर 5 year पीरियड, एंड मतलब 5 years को 1 साल तक और एक्सटेंड किया जाएगा। ये आपको
5 ईयर के ब्लॉक में कैलकुलेट करना है। तो हर साल में एनएफई कैलकुलेट नहीं होगा, हर 5 साल में एनएफई कैलकुलेट होगा। 5 साल के अंदर आपका ब्लॉक होना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा हल्का सा 1 लाख रुपए का फर्क आता है तो आपको 1 और साल का बेनिफिट दे दिया जाएगा उसी बेसिस पे। फॉलोइंग सेल्स टू डीटीए कैन बी काउंटेड फॉर पॉजिटिव सप्लाईज इन डीटीए टू होल्डर्स ऑफ, मतलब देखो मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया बट मैंने किसी को एक्सपोर्ट किया, मतलब मैंने किसी को सेल किया और वो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसका रेवेन्यू भी मैं मेरे रेवेन्यू में काउंट कर सकता हूं। तो फॉलोइंग सेल्स टू बी इंक्लूडेड इन केस ऑफ इफ यू आर सेलिंग टू इंडिया, इंडिया मतलब डीटी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, इंडिया में सेल करो तो भी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के लिए काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो सामने वाला इंसान तो आगे सेल कर ही रहा है, आप उसका सपोर्टिव मैन्युफैक्चरर बन जाते हो। आपने किसी और स्कीम वाले को दे दिया तो राइट, फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस की बात होती है तो सप्लाइज टू बॉन्डेड वेयर हाउसेज जहां पे अगेन आप फ्यूचर में बाहर जाते हो, टैग्स लेबल्स प्रिंटिंग एक्सेट्रा डीटीओ को एक्सपोर्ट के लिए दे दिया, आईटीए एग्रीमेंट के हिसाब से दे दिया अगर आपने तो। उसके अलावा यहाँ पे आपको फ्री ट्रेडिंग जोन की बात होती है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की बात होती है, इन सभी के केस में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पशन तो आपको मिल ही रहा है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स विल बी रियलाइज्ड विद इन 9 मंथ्स तक का बेनिफिट है। यूनिट्स विल बी अलाउड 100% एक्सपोर्ट अर्निंग्स, यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी बैंक गारंटी एंड 100% एफडीएफ इन्वेस्टमेंट विल बी अलाउड इन दीस पर्टिकुलर केसेस। लास्टली, ईओयू अगर डीटीए को सेल करता है तो अप टू 50% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट आप सेल कर सकते हो, हाँ सब्जेक्ट टू पॉजिटिव एनएफई मेंटेन होना चाहिए। इन केस ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग मोर देन वन प्रोडक्ट देन 90% ऑफ टोटल आना चाहिए। इन केस ऑफ न्यू एडवांस डीटीए जो होगा 50% तक आना चाहिए। इस पार्ट को एक बार ध्यान से रीड करो और ऊपर के पार्ट तक एक बार चेक कर लो। ऑनलाइन लाइव में जिनका हो जाता है आप ई टाइप करके बताइएगा, रिकॉर्डिंग वालों आप पॉज करके चेक कर सकते हो फिर रिज्यूम करिएगा। चलिए, आई होप दिस इज डन। इफ दिस इज डन लेट्स गो टू डीम्ड एक्सपोर्ट। सर डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपोर्ट है, अगर ये एक्सपोर्ट है तो ये डीम्ड एक्सपोर्ट है। सर मतलब सिंपल है, आपके पास पॉसिबिलिटी है आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट करो इंडिया के बाहर तो आप एक्सपोर्टर बन गए, पर अगर ये नहीं हो सकता है तो आप एक्सपोर्टर हो क्या? नहीं हो। कौन एक्सपोर्टर है? ये एक्सपोर्टर है। बट ये वो व्यक्ति है जिसके पास काम एक्सपोर्ट के अलावा कुछ है ही नहीं, ये इंडिया में नहीं सेल कर सकता, तो आपने इसको सेल किया, इसका काम है सिर्फ बाहर सेल करना। ये अगर इंडिया में सेल करता है तो आप डीम्ड एक्सपोर्टर नहीं बनोगे, बट अगर ये इंडिया के बाहर ही सेल करता है सिर्फ तो आप डीम्ड एक्सपोर्टर बन गए सर। ठीक है, सो डीम्ड एक्सपोर्ट दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम डीटीए टू ईओयू, कंपल्सरी ईओयू, बाकी जगह नहीं। ठीक है, आई होप इजी टू अंडरस्टैंड। आइए, फॉलोइंग सप्लाईज शैल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड एक्सपोर्ट, गुड्स सप्लाइड बाय मैन्युफैक्चरर जहां पे एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट, ईओयू के अगेंस्ट, ईपीसीजी के अगेंस्ट, या फिर मराइन कंटेनर्स है जहां पे 100% ईओयू है तो मेन कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में भी सेम चीज यहां पे दी हुई है आपको, अगर आपको इस एग्रीमेंट के हिसाब से दिया जाता है तो, या जीरो कस्टम ड्यूटी पे दिया जाता है, कंपिटिटिव बिडिंग पे दिया जाता है, यूएन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो ये सब स्कीम्स के अंदर में आप डीम्ड एक्सपोर्टर बन सकते हो, यहां पे भी आप डीम्ड एक्सपोर्टर बन सकते हो। ये तो रही चलो फैक्ट की बात। यहां देखिए बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, डीम्ड एक्सपोर्ट ड्रॉबैक मिलेगा, आपको एडवांस ऑथराइजेशन का स्कीम मिल सकता है। बेसिकली हर वो चीज जो ईओयू को एप्लीकेबल है वो सब आपको एप्लीकेबल हो जाएगी। आपका नेट फॉरेन एक्सचेंज जो पॉजिटिव होना चाहिए वो भी इसी में हमने देखा हुआ है। ठीक है, एंड विद दिस वी कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन। राइट, एक चैप्टर बचता है एसईजेड। जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, मैं एसईजेड अलग से रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूं, आप उसमें चेकआउट कर सकते हो। ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, 10 मिनट का हार्डली रिकॉर्डिंग होगा वो। जो लोग फेस ऑनलाइन लाइव में बैठे हुए हो 2 मिनट रुक जाइए, मैं बस रिकॉर्डिंग रिस्टार्ट करता हूं, फिर इस पे आता है, तब तक आप इसको चेक कर लीजिए, तब तक आप इसको एक बार रीड कर लीजिए।